क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटी सी सोशल मीडिया की पाबंदी से पूरा देश कैसे जल उठा? क्या वो युवा जो मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते सड़कों पर उतर आए वाकई में सिर्फ इंटरनेट की आजादी के लिए लड़ रहे थे, या इसके पीछे कोई गहरा राज था? और वो प्रधानमंत्री जो सालों से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान थे, कैसे रातों रात भागने पर मजबूर हो गए? आज मैं आपको नेपाल की उस कहानी में ले चलता हूं जहां दंगे की आग ने संसद को राख कर दिया, जहां तख्ता पलट की साजिश ने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी इतनी रहस्यमयी है कि आप अंत तक रुककर ही जान पाएंगे कि असली कठपुतली किसके हाथ में थी। बात शुरू होती है साल 2025 के सितंबर महीने से, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें शांत थीं, लेकिन हवा में तनाव की महक फैली हुई थी। नेपाल वो छोटा सा देश जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां लोग बौद्ध मंदिरों में शांति की प्रार्थना करते हैं और पर्यटक एडवेंचर की तलाश में आते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। फेसबुक, एक्स जो पहले ट्विटर था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ। वजह बताई गई कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक बहाना था या सरकार कुछ छिपा रही थी? युवा पीढ़ी, वो जेन जी वाले जिनके लिए सोशल मीडिया सांस की तरह जरूरी है, वो बौखला गए। शुरू में तो छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हुए। सितंबर की शुरुआत में हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर उतरे। वो चिल्ला रहे थे, सोशल मीडिया खोलो, भ्रष्टाचार बंद करो, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही तो नेता लोगों के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफ पोस्ट कर रहे थे। विदेशों में डिजाइनर कपड़े, महंगी कारें, जबकि नेपाल में बेरोजगारी का आंकड़ा 20% से ऊपर था। नेपाल की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $1200 के आसपास थी और युवाओं में से 40% से ज्यादा बेरोजगार थे। ये युवा देख रहे थे कि नेता जैसे केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहाल यानी प्रचंड और शेर बहादुर देवबा के परिवार वाले अमीरों की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई की दर 8% से ऊपर थी और कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था अभी भी डगमगा रही थी। लेकिन क्या ये सिर्फ गुस्सा था या कोई इसे भड़का रहा था? जैसे जैसे दिन बीते, विरोध बड़ा होता गया। 8 सितंबर को प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़े। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पानी की बौछारें मारी, यहां तक कि रबर बुलेट्स और लाइव राउंड्स चलाए। उस दिन कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन ये आग बुझने की बजाय और भड़की। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया, खिड़कियां तोड़ी और आग लगा दी। संसद की इमारत, जो नेपाल की लोकतंत्र की प्रतीक थी, राख हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला, जहां कानूनी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। राष्ट्रपति कार्यालय, मंत्रियों के घर, सब कुछ जलाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी तो घर में ही जलकर मर गईं। क्या यह सिर्फ युवाओं का गुस्सा था या इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल था? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रदर्शनों को हाईजैक कर लिया गया था, मतलब कुछ बाहरी तत्वों ने इसे हिंसक बना दिया। कौन थे वो? क्या चीन, जो नेपाल में बड़ा निवेश कर रहा है, या भारत, जो पड़ोसी होने के नाते हमेशा नजर रखता है? अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 2025 की नहीं है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता की जड़ें गहरी हैं। याद कीजिए 1990 का लोकतंत्र आंदोलन, जब लोगों ने राजा के खिलाफ सड़कें जाम की थीं। फिर 2006 में जब माओवादी विद्रोह और 7 पार्टियों के गठबंधन ने राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से हटा दिया। वो राजा जिन्होंने 2005 में खुद एक कू डेटा किया था, यानी तख्ता पलट, और संसद भंग कर दी थी। उस वक्त माओवादियों ने 10 साल की गुरिल्ला जंग लड़ी थी, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। राजशाही खत्म हुई, नेपाल गणतंत्र बना। लेकिन क्या यह बदलाव स्थिर था? नहीं। उसके बाद से नेपाल में 13 बार सरकार बदली है। ओली, प्रचंड, देवबा, ये नाम घूम फिर कर आते रहे। हर बार भ्रष्टाचार के आरोप, नेपोटिज्म यानी परिवारवाद। जैसे ओली की सरकार में उनके रिश्तेदारों को बड़े पद मिले। और पीछे 1950 में राणा शासन का अंत, जब भारत की मदद से राजा त्रिभुवन वापस आए। नेपाल की राजनीति हमेशा बाहरी ताकतों से प्रभावित रही है। 2025 में वापस आते हैं। 9 सितंबर को हिंसा चरम पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने सिंगा दरबार, जो सरकारी दफ्तरों का केंद्र है, उसे आग के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट बंद हो गया, कर्फ्यू लग गया, सेना की ट्रकें रोकी गईं। कम से कम 22 लोग मारे गए, 633 घायल हुए। और फिर वो पल आया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। वो भाग गए, शायद देश छोड़कर। गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी इस्तीफा दे दिया। 42 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये तख्ता पलट था? हाँ, एक तरह से। लेकिन किसने कराया? जेन जी प्रदर्शनकारी कहते हैं कि ये उनका आंदोलन था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसे हाईजैक कर लिया गया था। कौन कर सकता है?
नेपाल में माओवादी गुट अभी भी सक्रिय हैं जो चीन से प्रेरित हैं। चीन ने नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अरबों डॉलर लगाए हैं। क्या वो अस्थिरता चाहते थे ताकि अपनी पकड़ मजबूत करे, या अमेरिका, जिसका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC नेपाल में विवादास्पद रहा है? 2022 में तो उसके खिलाफ विरोध हुए थे, पुलिस ने आंसू गैस चलाई थी। भारत भी चिंतित था क्योंकि सीमा पर अस्थिरता उसके लिए खतरा है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग की। बालेन शाह वो रैपर राजनेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, क्या वो हीरो हैं या कोई कठपुतली? और सेना ने सड़कों पर गश्त शुरू की, लेकिन क्या वो सत्ता संभालेगी? नेपाल की सेना ने पहले भी राजा के साथ मिलकर कू किए हैं, जैसे 2005 में। अब 2025 में 25 लोगों की मौत के बाद सेना ने कहा कि वो सुरक्षा संभालेगी, लेकिन क्या ये स्थायी होगा? प्रदर्शनकारियों ने जेलों से 300 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा लिया, हथियार लूट लिए। क्या ये अराजकता की शुरुआत है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नेपाल में भ्रष्टाचार की दर बहुत ऊंची है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 2024 में नेपाल का स्कोर 35/100 था। युवा बेरोजगार हैं, 4 लाख से ज्यादा सालाना विदेश जाते हैं काम की तलाश में। क्या ये दंगे सिर्फ एक चिंगारी थे या लंबे समय से सुलग रही आग? और असली मास्टरमाइंड कौन? क्या चीन, जो नेपाल को अपने प्रभाव में रखना चाहता है, या अमेरिका, जो MCC के जरिए घुसना चाहता है, या फिर भारत, जो सीमा पर शांति चाहता है, या सिर्फ वो युवा जो थक चुके हैं? अंत में नेपाल आज अंधेरे में डूबा हुआ है। संसद जल चुकी है, नेता भाग चुके हैं, सेना सड़कों पर है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये तख्तापलट की शुरुआत है या एक नई क्रांति? क्या राजशाही वापस आएगी जैसे 2024 में कुछ प्रदर्शनों में मांग हुई थी, या नेपाल फिर से माओवादी हाथों में जाएगा? ये रहस्य अभी खुलना बाकी है। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी तो सोचिए, क्या आपके देश में भी ऐसी चिंगारी सुलग रही है? अगली बार मिलते हैं किसी और रहस्य से।